आज झारखंड अस्मिता के नाम पर कुछ भी नहीं है। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। यहाँ काफ़ी कुछ हुआ है, कुछ और चीज़ों की अब ज़रूरत। बिरसा मुंडा की किरदार के ज़रिए एक झारखंड के लिए एक अस्मिता जिसको कहते हैं पॉलिटिकल नैरेटिव में वो कायम कर सकूँ। ज़रूरी नहीं है कि आज जो व्यक्ति बिरसा मुंडा से इंस्पायर है वो कोई आंदोलन लड़े। अबुआ दिशोम रे, अबुआ राज, अपना देश, अपना राज। बिरसा मुंडा जी के जीवन से इतना कुछ आप सीख सकते हैं। उनका हर वर्ष उनके जीवन का 1850 के लगभग अंग्रेजों को लगा कि आर्थिक प्रताड़ना जो है वो पर्याप्त नहीं है। नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश पांडे। आप देख रहे हैं साहित्य तक। यह कार्यक्रम है शब्दरथी और साहित्य तक स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं तुहिन सिन्हा जी। तुहिन सिन्हा जी के नाम के साथ तुहिन ए सिन्हा है। तो मैं पहला सवाल जो पूछूंगा वो ये पूछूंगा कि तुहिन ए सिन्हा में ए क्या है? नमस्ते जयप्रकाश जी, ये एक लंबी कहानी है। देखिए, चूंकि आप भी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से हैं, 70s के दशक में, 70 के दशक में एक समय आया जब लोगों ने अपने सरनेम को त्यागना शुरू किया। तो मेरे बाबूजी जिनके नाम में सहाय था बहुत पहले, वो कुमार बन गए। ये तो 70s के भी जी पहले जी। की बात है, हाँ। धीरे धीरे वो प्रचलन शुरू हो चुका था। तो स्कूल में जो था, मतलब उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हम नेक्स्ट लेवल पे जाना शुरू किए। तो कुमार तो 50-60 से शुरू हुआ। 80 के दशक में, 70-80 के दशक में किसी के सरनेम में शेखर होता था, तो किसी के सरनेम में कुछ सचिन, सौरभ इस तरह के नाम होते थे। तो मेरी माताजी ने मेरे पिताजी के का पहला नाम अमरेंद्र है, वहाँ से अमर लेकर तुहिन अमर कर दिया था। तो पूरी स्कूल में, पूरे कॉलेज में तुहिन अमर था। जब मैं मुंबई पहुंचा और मुंबई में गया था अभिनय करने, ये भी एक तथ्य है, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा जो है नाम को ट्विस्ट करते हैं। तो कई जगह जब आप जाते हैं तो सबसे पहले अगर सवाल पूछे लोग कि ये सरनेम कहाँ से आया है, तो फिर उसको अवॉइड करने के लिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं मिक्स एंड मैच करता हूँ। तो मेरे पास 2-3 विकल्प थे। तो मेरे पिताजी वैसे भी जो हैं वो सरनेम नहीं यूज़ करते थे, कुमार था। माताजी का सरनेम अभी बरकरार वो रखी थी थ्रू आउट, सिन्हा। तो मैंने जब एक्सपेरिमेंट करके देखा, तुहिन ए सिन्हा जो है इसमें दोनों का समावेश हो जाता है। मेरे पिताजी के नाम से अमर आ जाता है और माताजी के साइड से सिन्हा आ जाता है। और फिर कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि चीज़ें जो हैं थोड़ा बदलना शुरू हुआ और अच्छी रिसेप्शन मिली इस नाम को, तो मैं उस नाम के साथ जो है आगे मैं यात्रा अपने करता दर्शकों गया। को बता दूं कि तुहिन जी जाने माने लेखक हैं, बेस्ट सेलर बहुत सारी किताबें लिखी हैं। 13 किताबें लगभग आ चुकी हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ। जो आज जिन किताबों पे मैं चर्चा करूँगा उसमें सीडो कान्हू, द संथाल हुल, भारत का जो पहला आज़ादी का आंदोलन है उस पर यह किताब है जो महान नायक हैं। और ये एक अच्छी बात है कि तुहिन जी लगातार ऐसे नायकों पर ही काम कर रहे हैं जिनको आज़ादी के आंदोलन के बाद के दिनों में चाहे जिस भी वजह से उनको उनका प्राप्य, उनको उनका मान, उनको उनकी प्रसिद्धि, शोहरत, सम्मान नहीं दिया गया या बिसार दिया गया या बिसरा दिया गया। उसके पीछे क्या वजह थी उस पर हम नहीं जाते हैं, लेकिन बिरसा मुंडा जी पर जो किताब आई थी द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये भी बहुत सराही गई। और इसके साथ साथ एक पुस्तक थी द ग्रेट ट्राइबल वॉरियर्स ऑफ भारत। ये त्रयी है एक तरह से हम कह सकते हैं जो उन आदिवासी महानायकों, उन जनजातीय नायकों और जंगलों में रहने वाले उन महानायकों की गाथा कहती है जिनको जानना हमारी आज की पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इससे पहले बहुत सारे प्रेम आख्यान और बहुत सारी ऐसी पॉपुलर किताबें तुहिन जी ने लिखी हैं। मैं चाहूँगा कि एक तरफ जब आप
प्रेम लिख रहे थे, लोकप्रिय साहित्य जिसको लिख रहे थे हम कह सकते हैं, और जिनमें आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता, उनकी तुलना में आप सीधे ऐतिहासिक महानायकों पर या उन महानायकों की तरफ क्यों मुड़ गए, जहां आपको केवल ये आत्मसंतुष्टि हो सकती है कि मैंने बिरसा जी पर लिखा, मैंने जनजातीय नायकों पर लिखा, महानायकों पर लिखा, सिडो कान्हू पे लिखा, जिन पर पहले कभी काम जिन लोगों पर उस रूप में नहीं हुआ था। देखिए जयप्रकाश जी, जब हमारी पीढ़ी में जो लोग हैं, वो बचपन में ये कभी तय नहीं किए करके आगे बढ़े थे कि हमें लेखक बनना है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सीडेंटल, अंग्रेजी में एक शब्द है सेरेंडिपिटियस, हिंदी का शब्द मुझे याद नहीं आ रहा उसको क्या कहेंगे, बट बहुत सारी चीज़ें चीज़ें जो हैं वो संयोग से, इत्तेफाक से होती चली गई। तो जैसे मैं लेखक जो है, मैं बताता हूँ पहली किताब कैसे हुई। उस वक़्त जो है मेरे पास एक फ़िल्म की स्क्रिप्ट थी। वो अर्बन रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटीज़ पेचीदियों पर थी, और उसको मैं चाहता था कि वो एक फ़िल्म के तौर पर बने। फ़िल्म बनते-बनते जो है लोगों के बाल झड़ जाते हैं या जूते घिस जाते हैं, तो जब तक वो फ़िल्म बनती, उसको मैंने एक किताब के तौर पे कन्वर्ट कर दिया। और वो एक ऐसा दौर था जब इंडिया की पब्लिशिंग इंडस्ट्री एक बार जो है कई सालों के बाद, बल्कि पहली बार जो है ओपन अप हो रही थी। चेतन भगत की एक पुस्तक आई थी, कुछ और भारतीय लेखकों को पहली बार जो है सम्मान की दृष्टि से देखा जाना शुरू हुआ था। तो बल्कि वो एक शुरुआती दौर था, अभी तो मतलब बहुत सारे लेखक आ गए हैं, बहुत वो किताबों का वो जो लॉन्जेविटी कहते हैं वो नहीं है इस वक़्त। तो मैं जो शुरुआती एंट्रेंट्स थे उस दौर में, उनमें भाग्य से एक था, और वो किताब जो दैट थिंग कॉल्ड लव के नाम से आई, वो एक ज़बरदस्त हिट हो गई। बाद में 3 साल बाद एक मिलती-जुलती, उस कहानी से मिलती-जुलती एक फ़िल्म आई थी, बल्कि 1 साल बाद 2007 में, मेरी पुस्तक 2006 में रिलीज़ हुई थी, मेट्रो, अगर आपको याद हो, अनुराग बासु की फ़िल्म, वो उस ज़ोन की किताब थी। लेकिन जैसा मैंने कहा, मैंने योजनाबद्ध तरीके से लेखक मैं नहीं बना था। तो मेरे पास ये चैलेंज था कि क्या मैं खुद को एक लेखक, एक ऑथर के तौर पर सस्टेन कर पाऊँगा कि नहीं? और मैंने एक कॉन्शियस निर्णय लिया था कि अगली 5 किताब जो है वो सारी एक दूसरे से अलग होगी। तो जो दूसरी पुस्तक थी वो एक क्रिकेट थ्रिलर थी, 22 यार्ड्स। उसके बाद 3 पॉलिटिकल थ्रिलर्स आई। ऑफ लव एंड पॉलिटिक्स आई 2010 में। ये सारे अच्छे प्रकाशक, हैचेट इंडिया, वो इंडिया में पहली बार आई थी, विदेश के टॉप पब्लिशर्स में से। ऑफ लव एंड पॉलिटिक्स एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया था। ऑफ लव एंड पॉलिटिक्स में 3 लोग जो अलग-अलग विचारधारा को बिलॉन्ग करते हैं, एक उसमें कांग्रेस का एमपी था, दूसरा एक बीजेपी का नेता था, और तीसरी एक कम्युनिस्ट महिला थी। उनके बीच एक लव ट्रायंगल था, लेकिन लव ट्रायंगल केवल, जो आप कहते हैं, एक ऊपरी कवरिंग थी। उस लव स्टोरी के तहत या उसके ज़रिए हमने प्रयास ये किया था जानने, एक समझने की, कि कई बार निजी रिश्तों में पास आने की वजह या दरार पैदा होने की वजह निजी नहीं होती, वो आइडियोलॉजिकल होती है, वो पॉलिटिकल होती है। वो उसका शायद ज्ञान भी आपको उस वक्त नहीं होता जब रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं। लेकिन जब आप हाइंडसाइट में, जब पीछे मुड़कर देखते हैं, तो कई बार आप ये पाएंगे कि वो जो तकरार हुआ, वो या वो जो दरारें आई, उनकी वजह आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल थी। तो इस आइडिया पर हमने खेलने की कोशिश की थी उस किताब में। एज ऑफ डिज़ायर उसके बाद आई। एज ऑफ डिज़ायर एक बहुत खूबसूरत कहानी, उसको नाम उसका एज ऑफ डिज़ायर दिया गया उसको मार्केटिंग, ताकि उसका बेहतर हो पाए। लेकिन एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी, जो मैं 1990s के बिहार की बात कर रहा हूँ, जहाँ लालू जी के काल में बिल्कुल जो है लॉ एंड ऑर्डर त्रस्त था, पूरी व्यवस्था, और ये कहीं ना कहीं एक रियल इंसिडेंट से भी इंस्पायर्ड है। तो एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी, जो कि साहिबगंज में पोस्टेड है, उसका बलात्कार होता है। जो व्यक्ति कल्प्रिट था, उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। तो अंततः पूरा जीवन जो है उस महिला का खराब हो जाता है, और उसमें एक ट्विस्ट आता है। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, एक पॉलिटिकल लीडर
जो कि बड़ा डायनामिक लीडर है, वो कैंपेन करने के लिए आता है और इन लोग से मिलता है, पति-पत्नी से। पति-पत्नी नहीं मिलना चाहते क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिशियंस उस वक़्त आके मिल रहे थे। लेकिन वो कहता है कि मेरे पास एक समाधान है, आपके आपकी समस्याओं का। एक औज़ार है, वो है लोकसभा का टिकट। तो वो काफ़ी विचार-विमर्श के बाद, काफ़ी दुविधा से निकलने के बाद वो चुनाव लड़ती है और चुनाव लड़ने के उपरांत जो है, पूरा जीवन उसका बदल जाता है। लोकसभा में सत्ता बदलती है, ये जो व्यक्ति जिसने उनको टिकट दिया था वो गृह मंत्री बन जाता है, ये उनकी प्रोटेजी जिसको कहते हैं, शिष्या। और ये दोनों जो हैं देश की जो इतिहास है उसको बदलने का एक प्रयास करते हैं और उसके बाद जो है कुछ चीज़ों में फँसते हैं। तो इस प्रकार से 4-5 किताबें हुई, एज ऑफ डिज़ायर का एक सीक्वल हुआ था, लेकिन उसके बाद शायद भारत की जो पहली पेरेंटिंग बुक एक पिता के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई थी, वो भी मैंने लिखी है, डैडी। तो अलग-अलग चीज़ों करने का शौक था। 2019 के लगभग, जैसा मैंने कहा, थोड़ा-सा मैं राजनीतिक रूप से जो है समय अभी उतना अभी हम उस पर आते हैं। तो सबसे पहले चूँकि अभी हमारी बातचीत किताबों से ही शुरू हुई है और शब्दरिथि का उद्देश्य यही है कि जो लोग शब्दों की साधना करते हैं या जो शब्दों को साधते हैं, उनके बारे में आप जान सकें। पहले शुरुआत से बताइए कि जो आपका बचपन था, आप बम्बई हम लोग सीधे बम्बई पहुँच गए थे किताबों की मार्फ़त और वहाँ से बात शुरू हो गई किताबों से। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो शिक्षा दीक्षा थी उसमें अ, आपने कहा कि लेखन में आप एक्सीडेंटल आपका कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन आपने फ़िल्म की बात ज़रूर की कि आप किसी फ़िल्म की स्क्रिप्ट के लिए बम्बई गए थे। तो मैं ये चाहूँगा कि आपका बचपन कहाँ बीता, शुरुआत कहाँ से हुई और वहाँ से जो बम्बई की यात्रा थी, वो कैसे हुई? आपने अभिनय की बात कही थी कि मैं अभिनय करने गया, लेकिन उसके बारे में थोड़ा-सा विस्तार से बता दें। तो मेरा जन्म जमशेदपुर में हुआ। मेरे पिता टाटा मोटर्स में इंजीनियर के रूप में काम करते थे। आज मेरे साथ रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा वहाँ एक ईस्टर्न ज़ोन में एक बेहतरीन स्कूल है, लोयोला स्कूल। तो वहाँ पे मैंने अपनी शिक्षा किंडरगार्टन से लेकर केजी से लेकर 12वीं तक की शिक्षा वहाँ प्राप्त की। उसके बाद जैसा वहाँ उस वक़्त जो है झारखंड की स्थापना नहीं हुई थी, तो बिहार में जो रांची यूनिवर्सिटी था या बाकी यूनिवर्सिटी था, वो सारे जो हैं 2-3 साल, मतलब वो उनके सारे सिलेबस डिले चलते थे। कई बार एग्ज़ाम नहीं होते थे, टीचर स्ट्राइक नहीं होता था। तो उस क्षेत्र में, बिहार के क्षेत्र में लगभग जो भी व्यक्ति आ पाता था, वो दिल्ली आ जाता था। तो मैं भी दिल्ली के हिंदू कॉलेज से मैंने बीकॉम ऑनर्स किया। बीकॉम ऑनर्स के बाद जो है पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी डिप्लोमा एक मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवर्टाइजिंग से। उसके बाद 1 साल मैं काम भी किया। मैंने एक यहाँ जैन टीवी हुआ करता था उस वक़्त, तो उसमें एज़ एन एडवर्टाइजिंग एग्ज़ीक्यूटिव। मैं 23 वर्ष का था, मुझे लगा कि कुछ सपने जो हैं, वो अभी साकार करने का वक़्त है, अगर हो सकता है तो। तो मैंने 6 महीने का एक विराम लिया था, एक ब्रेक लिया था और मुझे लगा कि मुंबई में जाकर, मुझे लगता था कि मैं अजय देवगन से बेहतर दिखता हूँ और आवाज़ भी अच्छी है और तो कुछ अलग करना था, तो मैं पहुँचा मुंबई। मुंबई में हकीकतों से वास्ता पड़ा, तो धीरे-धीरे जो है मुझे लगता है आज भी जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि हर चीज़ का एक प्रॉपर इंडक्शन होता है। अगर मैं एफटीआई गया होता या अगर मैंने अभिनय का कोर्स किया होता, तो शायद आज मैं अभिनय होता, लेकिन जो भी होता है वो बेहतरी के लिए होता है। तो धीरे-धीरे जब मन अनुसार ब्रेक नहीं मिल रहे थे, तो अम, किसी व्यक्ति ने, एक बड़े लेखक हैं, उन्होंने इंस्पायर किया कि आप टीवी के लिए लिखिए। टीवी की राइटिंग में एंट्री बहुत आसान होता है, क्योंकि जिस वॉल्यूम के साथ काम होता है, तो कुछ सीरियल्स मैंने लिखे, उसमें ये रिश्ता क्या कहलाता भी है, लेकिन वो एक रिले रेस की तरह होता है, तो मैंने 7 महीने लिखे थे एक और लेखिका के साथ। कई और सीरियल्स थे, लेकिन मैं लंबे समय तक नहीं कर पाता था, क्योंकि वो टीवी राइटिंग जो है एक सर्विसिंग इंडस्ट्री की तरह हो जाता है, उसमें क्रिएटिव सैटिस्फैक्शन आपको नहीं मिलता है। तो 2 साल करने के बाद एक एक आउटलेट या जिसको कहते हैं एक रिलीफ मैं ढूँढ ही रहा था, जो किताब के तौर पर मुझे मिला। तो वहाँ से मेरी लिखने की यात्रा शुरू हुई। अब आप ये बताइए कि तुहिन
अभिनय करना चाहते थे। तुहिन ने अभी राजनीतिक जुड़ाव की बात कही। जो लोग टेलीविज़न देखते होंगे उनको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी से अपने लगाव को तुहिन छिपाने की बात ही नहीं, ये उनके प्रवक्ता हैं और बाकायदा बिहार से जुड़े हुए किसी भी मसले पर अगर बहस होती है तो तुहिन को भी टीवी वाले खोजते हैं। हमारे भी चैनल पर इंडिया टुडे से लेकर आज तक पर भी कई बार उपस्थिति रही है। ये जो लगाव राजनीति से हुआ और जो ये किताबें आ रही हैं, चाहे वो बिरसा मुंडा जी की हो, चाहे सिडू कान्हू की हो, चाहे वो ग्रेट ट्राइबल वॉरियर्स की हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि किताबों की मार्फत आप अपना एजेंडा सिद्ध करना चाहते हैं, राजनीति में कुछ करना चाहते हैं बड़ा? जमशेदपुर आपकी देखिए, भूमि है ये। ये एक गलतफ़हमी है कि एक जीवन में आप सिर्फ़ एक काम कर सकते हैं। एक तो मतलब हर बिहारी के अंदर एक छुपा हुआ नेता होता ही है। तो बस आपको जो है उस छुपे हुए नेता के साथ इंसाफ़ करना चाहिए। मैं अपनी राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली राजनीतिक जागरूकता एक व्यक्ति में कब होती है? 12-13 वर्ष में जब वो न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करता है फ्रंट पेजेस में। तो मेरी राजनीतिक जागरूकता जो है लगभग 89-90 में उसका प्रारंभ हुआ। और आज़ाद भारत में 2-3 ऐसे फ़ेज़ेस आए हैं, जब इतनी हलचल रही है कि एक 12-13 वर्ष का बच्चा जब अपनी राजनीतिक जागरूकता कायम कर रहा हो, तो मतलब एक स्पष्टता के साथ कोई विचारधारा से नहीं जुड़ना बहुत मुश्किल होता है उन 2-3 फ़ेज़ेस में। जैसे 75 में एक फ़ेज़ था इमरजेंसी का। 1989 टू 91 भी वही फ़ेज़ था। एक तरफ राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, दूसरी ओर जो है मंडल कमीशन चल के रहा था मंडल रिकमेंडेशन को आरक्षण लागू किया गया था, जी। उसको लेके इतने बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। और सबसे अहम बात है कि पहली बार लोग कांग्रेस से त्रस्त हो रहे थे और एक एक सार्थक विकल्प जो है उन्हें नजर आने लगा था। अब वो अलग बात है कि वो सार्थक विकल्प को भी पूरी तरह बहुमत में आने में या अच्छी तरह सरकार में आने में उसके बाद और 8 साल लगे। 1998 में वो सरकार बनी एनडीए की। लेकिन एक व्यक्ति के लिए, एक 12-13 वर्ष के व्यक्ति के लिए जो देख रहा था कि भारत में जो है बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो एग्जिस्टिंग सेटअप से भी हैं और एक विकल्प की आवश्यकता है, तो उसका जुड़ाव सीधे-सीधे जो है दूसरी ओर विकल्प की तरफ होने विकल्प की लगा। तरफ होने लगा। ठीक है, तो चलिए। मुझे याद है कि 91 में एक 91 की बात है जहाँ जब राजीव गांधी जी का निधन हुआ था, तो उस समय जो है मैंने देखा कि मेरे घर के पास जो है कुछ पोस्टर्स हैं, लोग बाँट रहे थे। सबको देखा, सबको परखा, अब देंगे भाजपा को मौका, और उसमें जो है वाजपेयी जी का एक बड़ा-सा चित्र था। तो वो मैं ले जाकर अपनी बिल्डिंग में लगा दिया था मैंने। तो वहाँ से आप कह सकते हैं कि 14 वर्ष की आयु में एक तरह से राजनीतिक स्पष्टता के साथ और आइडियोलॉजी की एक पकड़ कायम हुई चलिए, थी। आप ये कह सकते हैं कि राजनीति की तरफ आपकी रुझान जो है वह शुरुआत से ही, चूँकि भारतीय जनता पार्टी से हुई, इसलिए आपको उसमें, लेकिन एक तरफ लेखन में आप स्थापित हो चुके थे, आपकी किताबें बिक रही थी। दूसरी तरफ इधर रुझान कैसे हुई? और मेरा ये मानना है कि आप जब लगातार 14 साल का बच्चा जब 24 साल और 34 साल की तरफ पहुँचा, तो वो जो राजनीतिक आपकी यात्रा है और जो प्रवक्ता के रूप में आपकी, या मैं कह रहा हूँ कि आप लगातार ये किताबें, कहीं ऐसा तो नहीं कि जमशेदपुर में अपनी जगह बना रहे हैं आप चुनाव के लिए? दोनों बातों का मैं आपको उत्तर देता हूँ। जी। मेरी राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट जो है एक तरह से खुले तौर पर 2010 में शुरू हुई। उस वक़्त जो था यूपीए दोबारा से सरकार में आ गई थी, लेकिन तरह-तरह के हर रोज़ एक नया स्कैम आता था, 2G स्कैम, और वाक़ई जो है एक सरकार इतने बड़े मतलब अच्छी खासी बहुमत में आने के साथ आने के बावजूद बड़ी वीक लग रही थी शुरू से। तो उस वक़्त मैंने उस वक़्त भाजपा के नए अध्यक्ष बने थे नितिन गडकरी जी, तो उनके एक राजनीतिक सलाहकार को मैंने अप्रोच किया था और कहा था कि इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध इस लड़ाई में
मैं किस प्रकार से साथ दे सकता हूँ पार्टी उस का। समय आप बॉम्बे में मुंबई, बतौर लेखक स्थापित हो बिल्कुल, चुके उस समय थे। सीरियल्स लिख रहा था सीरियल्स, और जी। आधे समय 6 महीने सीरियल्स लिखता था, जो समय बचता था उसमें किताबें लिखता था। लेकिन वो क्लैरिटी थी कि आप परिवर्तन आगे अगर परिवर्तन के लिए आपको काम करना हो, जब मैं परिवर्तन कह रहा हूँ, देखिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं, एक चूँकि मैं लेखक भी हूँ, वो मैं पूरी तरह से मतलब एक विचारधारा से सहमत नहीं हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अभी रिज़र्वेशन को लेके भी रिज़र्वेशन हटाया नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। एससी-एसटी एक्ट को लेके कुछ इश्यूज़ हैं। तो जब तक आप पूरी तरह से औपचारिक तौर पे राजनीति में प्रवेश नहीं करते हैं, एंटर नहीं करते हैं, तब तक केवल जो है बाहर बैठकर चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करना या चीज़ों के बारे में जो है विश्लेषण करना, वो मैं नहीं करना चाहता था। तो एक स्पष्टता के साथ 2010 से मैं तो अगर मैं वापस आऊँ उस पर, तो उनके राजनीतिक सलाहकार ने मीटिंग कराई नितिन जी के साथ और ये तय हुआ कि देखिए भ्रष्टाचार के विरुद्ध विरुद्ध तो हमारी लड़ाई लड़ रही है, चल रही है। लेकिन जो डेवलपमेंट संबंधित विषय हैं, वो जनता के सामने नहीं आ पा रहे हैं। तो हमने साथ में एक पुस्तक लिखी, इंडिया एस्पायर्स। तो बहुत सारी चीज़ें जो 2014 के बाद कार्यान्वित हुई, जैसे सोलर एनर्जी के क्षेत्र में जो काम हुए, बायोफ्यूल के क्षेत्र में जो काम हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो काम हुए, वो एक डेवलपमेंट विजन के तौर पर वो किताब आई। 2015 से एक तरह से मैं एक रोड सेफ्टी के विषय पर एक एडवाइज़र के तौर पर उनके मंत्रालय से जुड़ा था और बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमने रोड सेफ्टी को लेके किए थे। साथ ही जो था 2016 में मेरी नियुक्ति हुई थी और वो भी एक बड़ा मतलब संयोग था। मैं पूनम महाजन जी को बधाई देने गया था, वो बीजेवाईएम की अध्यक्षा बनी थी। मैं जानता था तो मैं बधाई देने गया था। वो उन्होंने कहा कि जब राजनीति में आप आते हैं तो मतलब आपको एक पद लेकर पूरी तरह आना चाहिए। तो उन्होंने आशीष शेलार जी जो जो भाजपा के मुंबई अध्यक्ष थे, उनको कहा कि आप इमीडिएटली जो है इनको मुंबई भाजपा का प्रवक्ता नियुक्त करिए। तो 2016 के अंत में वहाँ नियुक्ति हुई थी। उस वक़्त जो था मतलब सेंट्रलाइज़ सिस्टम नहीं था मीडिया पे में, तो जो मतलब टीवी के गेस्ट कोऑर्डिनेटर्स होते थे, उनको लगता था कि अगर अच्छा बोलता है तो डायरेक्टली कॉल करते थे, बुला लेते थे। तो सडनली जो है 1.5 साल के अंदर 2018 तक जो है मतलब लगभग हर चैनल पे मैं आना शुरू हो गया था। तो 2018 अक्टूबर से जो है एक तरह से राष्ट्रीय टीम में मुझे शामिल किया गया था और आज सारे जो मेरे मीडिया अपीयरेंसेस हैं वो पार्टी तय करती है। 2019 के बाद थोड़ी-सी मतलब इतने स्पष्ट बहुमत में आने के बाद जो है थोड़ी-सी मतलब मेरे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए काम थोड़ा कम बच गया था। तो एक बार फिर मुझे लगा कि दोबारा से लेखनी की ओर जो है क्या नया किया जा सकता नहीं, है? तुहिन जी, एक सवाल मेरा आपके जवाब से ही एक सवाल मेरे दिमाग में आया है। क्या आप ये मानते हैं कि आज के समय में विचारधारा की राजनीति और जिन समस्याओं को, जिन मुद्दों को लेकर, जिन हुँ, हुँ। मसलों को लेकर आपने राजनीति में सक्रिय रूप से भूमिका निभाने की सोची थी, यानी जो माहौल था सरकार का, हुँ, मनमोहन हुँ। सिंह सरकार के दूसरे कार्यकाल की आप बात कर रहे हैं, जब भ्रष्टाचार चरम पर था और आपको लगा एक युवा को जो अपने सपनों के साथ मुंबई जैसी जगह पे अपनी एक पहचान एक क्षेत्र में बना चुका था और लेखन से संतुष्ट था, उसको ये लगा कि नहीं, मुझे राजनीति में जाना चाहिए और सियासत को भी समय देना चाहिए, हुँ, हमारे हुँ। काम में ये एक भूमिका है। और जिन मूल्यों के साथ, जिस सोच के साथ आप आए थे राजनीति में, क्या उसकी जगह अभी भी बची है? नंबर 1 मेरा एक सवाल है। और अगर बची है, तो ऐसी क्या वजह है कि आप जैसे लोग ये मानते हैं, जो एक सपने के साथ, एक आदर्श के साथ, एक जिजीविषा के साथ आए थे राजनीति में कि इस पर काम होना चाहिए, इन क्षेत्रों में काम होना चाहिए। उनको ये लगता है कि 2019 के बाद से, जबकि कायदे से भाजपा सत्ता में है लगातार और प्रचंड बहुमत से है, एक विराट हम कहें कि एक नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में एक ऐसा कल्ट बना दिया गया देखिए, है। हिंदी में एक कहावत है, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। यहाँ काफ़ी कुछ हुआ है, कुछ और चीज़ों की अब ज़रूरत है।
इंग्लिश में उसी को कहते हैं पास्ट इम्परफेक्ट फ्यूचर टेंस, मैं उसको यहाँ कहूँगा पास्ट इम्परफेक्ट फ्यूचर ब्राइट। पॉजिटिव्स की अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो काम हुआ है वो अद्वितीय है, अभूतपूर्व है, और निश्चित तौर पर मतलब जब आज चूंकि मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ देश, आज दरभंगा जैसे क्षेत्र से जहाँ लोगों को 30 घंटे लगते थे, आमतौर पे वो ट्रेन लेते थे पटना, मुंबई से पटना, उसके बाद वो जाते थे और 5 घंटे ट्रैवल करके, आज 2.5 घंटे में वो फ्लाइट लेके मुंबई पहुंचते हैं। तो इकोनॉमी जो छोटे शहरों की इकोनॉमी है, जो टियर 2 टियर 3 सिटी की इकोनॉमी है, वो जिस तरह से बूम कर रही है, पहले ये मतलब ये सरकार की वजह से, इनकी पॉजिटिव पॉलिसीज की वजह से हो रहा है। आज डिफेंस के क्षेत्र में जो कंपनीज HAL जिनको जिनको मतलब बदनाम कर करके राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने छोड़ा था, आज आप देखिए कितने ऑर्डर्स हैं उनको विदेशों चलिए, से। हम लोग सरकार की बात पे बाद में आएंगे, क्योंकि आप टेलीविजन पर लगातार उस पर बोलते रहे। मैं तो यहाँ मैं पे कहने का केवल एक बात आपको मोटी बात बताऊंगा। यही थी कि काफी चीजें हो चुकी हैं, नहीं, जिसके मैं लिए एक चीज के लिए आपको जानकारी दे दूं कि मेरी पिछले दिनों उदय प्रकाश जी से बात हो रही थी। उदय प्रकाश जी घोषित तौर पर आ, उस अभियान का हिस्सा थे जिसने सहिष्णुता को लेकर अवार्ड वापस किया था, जिसको अभी संसदीय समिति ने भी कहा है कि अवार्ड वापसी, जिनको प्रधानमंत्री ने अवार्ड वापसी गैंग का नाम दिया था, उदय प्रकाश जी उसके नेतृत्वकर्ता भूमिका में थे। उदय प्रकाश जी से मेरी पिछले दिनों बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि जयप्रकाश जी, इंफ्रास्ट्रक्चर में, खासकर रोड ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, सड़कों पर इस सरकार ने जितना काम किया है उतना आज़ादी के बाद से अभी नहीं हुआ। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। मैं ये केवल आपकी बात में ऐड ऑन कर रहा हूँ कि उदय प्रकाश जी ने अगर यह बात कही थी तो इसका मतलब है कि वाकई इस क्षेत्र में बड़ा काम और हुआ भी है। मैं 4-5 क्षेत्र आपको जी, बता सकता हूँ। यूपीआई जो है जिस पैमाने पर, तो बहुत सारी चीजें हुई हैं। चलिए, तो अब हम्म। लेकिन 2019 के बाद आप जिस काम को कर रहे थे उस काम पर कायदे से तो आपको बढ़ावा मिलना चाहिए था, और आपको बढ़ावा की जगह उस देखिए, पे ये और 18 करोड़ लोगों की पार्टी है, तो स्वाभाविक है कि जो है हर व्यक्ति को हर वक्त वो नहीं मिल सकता जो उसको मिलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो एक इंटेलेक्चुअल काम जिसमें मैं ज़्यादा सक्रिय हूँ, देखिए मैं चलिए, लाइफ में बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलता हूँ, तो निश्चित बिरसा जी तौर पर पर आते हैं, क्योंकि बिरसा जी, मुंडा जी की किताब जो है, आपके फिक्शन और आपकी प्रेम और आपके बेस्ट सेलिंग किताबों से इतर एक ऐसी किताब है जो आपको एक अलग लीग में ले जाकर खड़ा करती है। बिरसा पर धरती आबा और दूसरी किताबें, महाश्वेता देवी, या हम कहें उस तरह के लोगों ने, जो लोग मतलब जिन्होंने अपना पूरा जीवन आदिवासी समाज को समर्पित कर दिया अपने लेखन से, उन कुछ एक लोगों को छोड़ दिया जाए तो वह आत्मा, जो आत्मा कहते हैं बिरसा मुंडा जी के आंदोलन की, वह कोई नहीं पकड़ सका था। तो इस किताब को लिखने के पीछे की सोच क्या थी, और अचानक आप जो शिफ्ट हुए, मतलब सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ, आपका रिव्यू मैंने देखा और बहुत अच्छा, बहुत मतलब विस्तृत रिव्यू आपने किया था इस पुस्तक का। देखिए, जब मैं बड़ा हो रहा था, बिरसा मुंडा मतलब जमशेदपुर या रांची, इसमें कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ की बिरसा मुंडा की चर्चा जो है आए दिन ना हो। मतलब हमारे जिस एरिया में हम रहते थे, टिल्को कॉलोनी में, उससे बिल्कुल सटा हुआ एक बस्ती था जिसका नाम था बिरसा नगर। अगर आप रांची पहुँचे तो बिरसा मुंडा चौक है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है, तो कोई ऐसे मतलब आप 5-10 किलोमीटर चलें और कोई ऐसा जगह ना हो जिसमें कि बिरसा मुंडा का नाम ना हो, वैसा नहीं था। तो शुरू से एक जिज्ञासा तो थी कि बिरसा मुंडा के बारे में और जानूँ, उनके जीवन को समझूँ, लेकिन वो एक दौर था जहाँ कि हम काफ़ी हद तक कॉलोनियल माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे थे। वो इतिहास की किताबों में अकबर के बाद ये आए, उसके बाद औरंगज़ेब आए, तो वहाँ उससे ज़्यादा कुछ था नहीं इतिहास की किताबों में। तो अगर हम जानने की कोशिश भी करते थे, तो जो प्राइमरी सोर्सेज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन थे, वो बहुत सीमित थे। ऑथेंटिक सोर्सेज़ का अभाव था।
2014 के बाद कुछ चीज़ें बदली। तो जो एक जो हमें गौरवान्वित महसूस होना चाहिए था अपने अपने जनजातीय हीरोज़ की कंट्रीब्यूशन में, वो एक भावना बदली उनके प्रति। तो चूँकि हमेशा से एक जिज्ञासा थी मेरे अंदर, और मैं एक एक बड़े लेवल पर एक सीरीज़ को तराशा था कि मतलब 3-4 किताबें जो हैं एक सिमिलर थ्रेड, एक सिमिलर ज़ोन में जाएँ। तो इससे बेहतर मुझे सब्जेक्ट नहीं मिल सकता था। अब यहाँ मैं आपको मतलब एक चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मेरे पास 2 विकल्प थे। मैं इतिहासकार नहीं हूँ, मुझे अपनी सीमाएँ पता हैं। मैं एक स्टोरी टेलर हूँ, एक नैरेटिव क्यूरेटर हूँ। तो मुझे लगा कि अगर मैं इसको पूरी तरह नॉन फ़िक्शन के फ़ॉर्म में लिखता हूँ, तो मुझे कम से कम 3-4 साल जो हैं वो उस क्षेत्र में घूमना पड़ेगा, उन लोगों से बातचीत करना पड़ेगा। हमने एक मध्यम मार्ग निकाला कि जो बिरसा मुंडा का किरदार है, उसके प्रति हम पूरी तरह से जितनी ईमानदारी के साथ, जितनी शिद्दत के साथ हम ऑथेंटिक सोर्सेज़ से प्राप्त इन्फॉर्मेशन का प्रयोग कर सकते हैं, हम बिल्कुल करेंगे। लेकिन जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं, जैसे अब फादर हॉफमैन हैं, उनको हमें विलेन बनाना ही है। तो एक उपन्यास में वहाँ पर हमने बाकी किरदारों के साथ थोड़ा-सा ड्रामेटाइज़ेशन किया। दूसरा एक चेंज मैंने ये किया कि मुझे लगा जब राजनीतिक में भी पैरेलल करियर है ही, तो मैं मतलब पूरी तरह सब कुछ खुद करूँ, इससे बेहतर है कि जो कुछ सालों से कुछ युवा लेखक जो मेरे साथ जुड़ना चाह रहे थे, क्यों ना मैं उनको इन्वॉल्व करूँ। तो जो बेसिक स्टोरी, बेसिक जो चैप्टर आउटलाइन्स होते हैं, जो स्ट्रक्चरिंग होते हैं, कैरेक्टराइज़ेशन होते हैं, उस पर ध्यान पूरी तरह से मेरा होता है। जो सारे डील जो हैं वो पब्लिशर के साथ एक ट्राई पार्टी ओपन डील है जिसमें, पर इस वजह से जो है इस व्यवस्था में मेरे लिए बहुत आसान हो गया कि एक साथ जो है मैं 3 पुस्तकों पर धीरे-धीरे काम इसीलिए शुरू कर आपके सकूँ। सहयोगी लेखक हर पुस्तक में किसी न किसी को आपने को-ऑथर आपके साथ रहे हैं जी। लगातार। मैं खासकर ईमानदारी इन से आपको पुस्तकों में। बताऊँ, जयप्रकाश जी, एक ऐसा भी मतलब होता है कि कुछ बड़े लेखक जो हैं दूसरे से काम कराते हैं, नाम उनका जाता नाम है। तो मुझे लगा कि जब मैं करा ही रहा हूँ काम, तो मैं नाम भी तो दूँ। नाम दूँ और उनको जो है एक बाकायदा अच्छा डील इस मिले। बात के लिए तो मैं आपको बहुत-बहुत, क्योंकि आप जानते हैं मेरा रोज़ किताबों का काम है हुँ, हुँ। और मेरी जानकारी में आप उन गिने-चुने बड़े लेखकों में हैं जो अपने को-ऑथर को बराबर का सम्मान देते हैं और हर किताब पे कवर में मैं आपको बता दूँ कि बिरसा मुंडा पे अंकिता वर्मा का नाम है। द ग्रेट ट्राइबल वॉरियर्स ऑफ भारत में अ, अंबालिका जी का नाम है और सीडू कान्हू जी की किताब में बाकायदा क्लार्क प्रसाद का नाम छपा है बराबर के ही फ़ॉन्ट में। कहने का मतलब ये कि ये इस सदाशयता मैं कहूँ या सामूहिक जो आपका योगदान है अपने बराबर के लोगों को बढ़ावा देने का, जिन्होंने आपके साथ काम किया किताबों पर, वह एक स्तुत्य मैं कहूँगा कि ये एक अच्छी बात है। धन्यवाद। तो अब मेरा सवाल ये नहीं, है यहाँ कि और बहुत ईमानदारी से, चूँकि अब बहुत ईमानदारी से बात हो रही है, मैं आपको बताऊँगा मेरे लक्ष्य कुछ और हैं। मैं राइटिंग से तो एक वक़्त जो है एक तरह से छोड़ चुका था। तो ये मेरा पुनर्जन्म है, और मुझे लगता है कि बिरसा मुंडा के बारे में कहानी लिखना जो है, वो तो हर व्यक्ति मतलब वो बाकी ऑथर्स भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे राष्ट्रीय नैरेटिव में क्या हम बिरसा मुंडा की एक लेगेसी देखिए, आज 22-23 साल हो गए झारखंड के निर्माण को। अगर आप 5 साल का समय छोड़ दें 2014 से 2019 का, और अब भी मतलब हालाँकि हेमंत सरकार की स्थिर सरकार है, आज झारखंड अस्मिता के नाम पर कुछ भी नहीं है। जबकि आप अगर झारखंड में घूमें, तो एक बड़ा ही अनोखा समन्वय है वहाँ आदिवासी और अर्बन समाज में। तो मुझे लगता है कि अगर मैं बिरसा मुंडा की किताब को के ज़रिए, बिरसा मुंडा के किरदार के ज़रिए एक झारखंड के लिए एक अस्मिता जिसको कहते हैं पॉलिटिकल नैरेटिव में, वो कायम कर सकूँ। जैसे आगे जाकर दुम्बारी बारू एक क्षेत्र है, जहाँ की बिरसा मुंडा ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी थी। उनका आंदोलन केवल 15 दिनों का था। जो हिंसात्मक आंदोलन था, वो 24 दिसंबर 1899 में उसका आरंभ हुआ था। उन्होंने कुछ चर्चेज़ को अटैक किया था, और 7-8 जनवरी को
एक दुम्बारी बारू का क्षेत्र है रांची के पास, जो पहाड़ी क्षेत्र है, उनके लोग ऊपर छुपे हुए थे पहाड़ में, और नीचे से जो है अंग्रेज आ रहे थे। अंग्रेज ने कोई ऐसा रास्ता लिया था जो उनको पता नहीं चल पाया, लेकिन दुम्बारी बारू में मुझे लगता है कि जिस तरह एक मेमोरियल यहाँ पे बना है दिल्ली के अंदर पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारे वॉरियर्स के लिए, दुम्बारी बारू में जितने हमारे जनजातीय योद्धा नायक। रहे हैं 1765 से, महातो जो है, पहला नाम भूल रहा हूँ, महातो सबसे पहले थे, उसके बाद तिलका मांझी जी। आए थे। तो उन सब का जो है मुझे लगता है कि एक मेमोरियल वहाँ बनना चाहिए, एक बिरसा टूरिज्म कॉरिडोर बनना चाहिए, क्योंकि बिरसा मुंडा का अगर आप जीवन देखें तो सबसे बेहतर पहलू उनके जीवन में ये है कि एक जीवन में कम से कम उन्होंने 10 अलग-अलग जीवन जिए हैं। मैं मतलब इसी पर आना चाह रहा था, क्योंकि देखिए कई लेयर्स हैं। एक तो हुँ, ये हुँ। कि बिरसा मुंडा जी को भगवान कहा जाता है, माना जाता है कम हुँ, से हुँ। कम झारखंड में। बहुत कम उम्र में उन्होंने उनको प्रज्ञा जागृत हुई, लेकिन जो उनका युद्ध था, जो आपकी किताब पढ़ने के दौरान भी बार-बार ये बात उभरती है हुँ, हुँ। कि जो शोषक व्यवस्था थी, उसमें जो नागरी अफ़सर लोग थे, जो व्यवसाय के लिए गए थे, जो ज़मींदार हुँ, प्रथा हुँ। थी, जो ज़मींदार लोग थे, जो अंग्रेज़ चर्च के माध्यम से थे, हुँ, हुँ। तो उनका जो आंदोलन था, और आपने कहा चर्चों को जलाया, जो वो आखिर आंदोलन आदिवासी अस्मिता के लिए जो उनका आंदोलन था, क्या आज़ादी के बाद उस अस्मिता की पहचान या वह मान स्वतंत्र भारत में आदिवासियों को मिल पाया, जिसके लिए बिरसा मुंडा जी ने उस ज़माने में कुर्बानी दी थी? देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है कि भारत में आज़ादी के बाद जो शुरुआती स्तर में, अगर एक क्षण के लिए मैं ट्राइबल कम्युनिटी से हटकर दलित कम्युनिटी पर आऊँ, तो बी आर अम्बेडकर जी के स्तर का कोई नेता जो है, दलित नेता, उस उनके बाद पैदा नहीं हुआ। मेरे ख़्याल से आज भी उनकी जो सोच है, बेहतरीन सोच है। उसी प्रकार से दुर्भाग्य की बात है कि आदिवासी समुदाय से भी उतना परिपक्व नेता, जितना परिपक्व अपने अपने स्वभाव में बिरसा मुंडा जी थे, मेरे ख़्याल से आज़ादी के बाद वो एग्ज़ैक्टली क्या कारण है मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं न कहीं उस प्रकार का नेता, जैसे जब मैं बिरसा मुंडा जी की बात करूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि आज जो व्यक्ति बिरसा मुंडा से इंस्पायर है वो कोई आंदोलन लड़े। सही बात। अगर आज अपने गाँव के अंदर वो एक डिजिटल रेवोल्यूशन, एक डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप का एक नया आयाम तय कर सकता है पढ़-लिख कर, तो वो अपने आप में बिरसा मुंडा के उपदेशों पे चल रहा है। तो थोड़ा-सा मुझे लगता है कि लीडरशिप का अभाव रहा है ट्राइबल कम्युनिटी में। जिस लेवल के लीडर्स होने चाहिए थे, वो नहीं हो पाए हैं। दूसरा, देखिए, ये मैं राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो मूल सुविधाएँ होती हैं, जल हो गया, फाइनेंशियल आर्थिक समावेश का विषय हो गया, इन सब के क्षेत्रों में 10 साल पहले जो हैं, अगर आप आंकड़ों पे जाएँ, डेटा पे जाएँ, तो ट्राइबल क्षेत्र बहुत पिछड़ रहे थे। आज बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन से, वो जनधन योजना हो जाए या नल से जल कार्यक्रम हो जाए, जिनमें वो मूल सुविधाओं का जो अभाव था, उनकी पूर्ति हुई है। तो आज उनके लक्ष्य अलग हैं। आज नहीं, वो एक वाक़ई एक एक एस्पिरेशनल समाज की ओर आज बढ़ रहे हैं। देखिए, एक सवाल बहुत बार-बार आदिवासी, चूँकि आपकी तीनों किताबें जो है वह उसी समुदाय हुँ, का हुँ। प्रतिनिधित्व करती हैं। हम किताबों पे आएँगे, लेकिन एक सवाल ऐसे ही आपके उत्तर से मेरे दिमाग में आया। ये जो जंगल ज़मीन, जड़-जंगल ज़मीन की बात होती है, और आदिवासी समुदाय को हमेशा लगता है कि विकास के नाम पर उनकी पहचान, उनकी अस्मिता छीनी जा रही है, और अगर जंगल काटे जा रहे हैं तो उनका वजूद खत्म करने की कोशिश हो रही है। इस पर आपका क्या सोचना है? क्योंकि आप लगातार इन किताबों के सिलसिले में लगातार उनके नायकों पर काम करते रहे हैं, और उनकी जो सोच है, चाहे भारत के महान जनजातीय शूरवीर में 17, मेरी समझ से अगर मैं भूल नहीं रहा जी। हूँ तो 17 महानायकों के बारे में आपने लिखा है, सिडू कान्हू जी की, बिरसा मुंडा जी की। इनकी भी शुरुआत सोच
ऐसी ही थी कि बाहर के लोग आ रहे हैं तो कहीं न कहीं हमारी अपनी सामाजिक व्यवस्था को, धार्मिक व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। ये सोच आज भी जो लोग उनके लिए आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो खदानों के विरुद्ध आंदोलन हो या दूसरे आंदोलन हो, ओडिशा से लेके झारखंड से लेके, भले ही उतना आक्रामक ना हो, लेकिन ये सोच है कि कहीं न कहीं उनको प्रभावित किया जा रहा है। इसके बीच में आप कहाँ क्या देखते हैं आप? नहीं, देखिए, ये हर कम्युनिटी में ये सोच है। ये सोच केवल ट्राइबल्स तक सीमित नहीं है। आज क्यों आज़ादी के इतने साल के बाद क्यों नई-नई कम्युनिटीज़ जो हैं ओबीसी में घुसना चाहती हैं, लिस्ट में घुसना चाहती हैं? क्योंकि हर कम्युनिटी को कहीं न कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि उनके साथ इंसाफ़ नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं वही कह रहा था कि अगर आप केवल और केवल आंकड़ों पर जाएँ, तो पिछले 10 साल में, 9 साल में जितना काम हुआ उतना पहले नहीं हुआ है। तो ये हमारा भी दायित्व बनता है कि अगर आज भी उस समुदाय के अंदर कुछ लोग को लगता है कि इंसाफ नहीं हुआ है, तो उनसे संवाद करके ये जानने की कोशिश करें कि आपको ऐसा क्यों लगता है? क्या आपके जो राजनीतिक आका हैं, वो आपको ऐसा जताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ नहीं हुआ, वाक़ई नहीं हुआ है? अगर मैं पूछूं कि बिरसा मुंडा जी का अगर आज 2023 में ये पूछा जाए कि तुहिन सिन्हा ने इतना सारा काम किया है, अगर मैं पूछूं कि उनका संदेश क्या था या उनका स्वप्न क्या था अपने आदिवासी समुदाय को लेकर, तो वह क्या था? और उस तक पहुंचने के लिए, या हम पहुंच चुके हैं, या उस तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, बिरसा मुंडा जी ने एक स्लोगन दिया था, जिसको हमने किताब की शुरुआत में ही यूज़ किया है। अबुआ दिशम रे, अबुआ राज, अपना देश, अपना राज। अब उस समय जो है 1899 में देश की संज्ञा अलग थी, लेकिन सन 2000 में 15 नवंबर को झारखंड राज्य की स्थापना करके अटल बिहारी वाजपेयी ने बिरसा मुंडा जी के स्वप्न को पूरा कर दिया है। तो ये तो हम क्लियर रहें कि जो झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था, वो केवल जो था, जो एक बहुत समय से जो 27 अभी 26% है ऑफिशियल उनकी आबादी, उनको इंसाफ दिलाने हेतु था। दूसरा, बिरसा मुंडा ने हमेशा आदिवासी सम्मान के लिए बात किया था। देखिए, 18 उनके जीवन में अलग-अलग पहलू आए। 11 वर्ष की आयु में जब वो 1886 में लगभग उनके गांव से 100 किलोमीटर दूर चाईबासा का एक क्षेत्र है, वहाँ उनको एक मिशनरी स्कूल में भेजा गया। तो जैसे आज मुंबई, दिल्ली में रहने वाले बच्चों को विदेश, उस समय वैसा था कि आप 100 किलोमीटर जा रहे हैं और 100 किलोमीटर जंगल का क्षेत्र था, तो मेरे ख्याल से अगर आप पैदल चलें तो उसमें कम से कम 4-5 दिन लगते होंगे उस वक़्त भी। तो इतनी मेहनत करके उनको भेजा गया था, बस एक प्री कंडीशन था कि आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा, तो उनको कन्वर्ट भी किया गया। और 4 साल उन्होंने मतलब एक तरह से अध्ययन भी किया ईसाई धर्म का। लेकिन जब उनको लगा, जब पूरी तरह से वो कन्विंस हो गए कि केवल और केवल ये एक कल्चरल, एक सांस्कृतिक प्रताड़ना का एक ज़रिया है कन्वर्ट करना, तब 1890 में एक बगावत करके, जिसको मैंने अपनी पुस्तक में एक तरह से ड्रामेटाइज़ किया है फ़िल्म के नज़रिए से, वो वापस भी आए छोड़कर। जब 1890 में वो वापस आए, तो जो लोग एक हीरो की नज़र से उनको देखते थे अपने गाँव में, वही उनका तिरस्कार करने लगे और अंततः एक स्थिति ऐसी आई जहाँ उनको गाँव छोड़कर अगले 4 साल अज्ञातवास में रहना पड़ा। तो बिरसा मुंडा जी के जीवन से इतना कुछ आप सीख सकते हैं। उनका हर वर्ष उनके जीवन का, वो जब अज्ञातवास में थे तब आनंद पांडे के समक्ष वो आए, उनके मार्गदर्शन पर उन्होंने भगवद गीता और महाभारत का अध्ययन किया। जब वो वापस 1894 में अपने गाँव आए, तो कहा जाता है कि वो एक आंधी तूफान, उस दिन काफ़ी बारिश हो रही थी और अचानक जो है किसी ने देखा कि जब पहले बिरसा मुंडा को देखा तो पहले तो पहचान नहीं पाए वो लोग, और जिस व्यक्ति ने उनको पहले देखा उनको लगा कि उनके आँखों से बिजली चमक रही है। तो अचानक जो है उनको अब आदिवासी क्षेत्र में सुपरस्टिशन जिसको कहते हैं, अंधविश्वास भी बहुत होता है, तो उनको एक संज्ञा दी गई एक स्पिरिचुअल गुरु और एक मेडिसिनल हीलर की। और काफ़ी कुछ जो है पेड़ पौधों के संदर्भ में आनंद पांडे से उन्होंने सीखा भी था कि आनंद पांडे एक वो भी एक काफ़ी मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे। तो आनंद पांडे जो हैं वो गीता और
महाभारत से भी उपदेश देते थे उनको, और साथ ही जो है उनको जो मेडिसिन और हर्ब्स की ट्रीटमेंट भी सिखाते थे। आयुर्वेद और जी। वनस्पति विज्ञान जो है तो कह सकते 1894 से 1895 का समय ऐसा था कि एक साल के अंदर दूर दूर के गांव से जो है बिरसा मुंडा के दर्शन के लिए लोग सिर्फ आते थे, और इस समय दूर दूर तक बिरसा मुंडा के जहन में, उनके मन में कहीं भी नहीं था कि वो एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन या एक हिंसात्मक रेवोल्यूशन की ओर आगे बढ़े। तो वो केवल जो है अपना ज्ञान देते थे। वो कहते थे कि आदिवासी जो हैं अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखने के लिए एक 5-6 नियमों का उन्होंने उल्लेख किया था। लेकिन उनकी प्रसिद्धि, उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि 1895 में, अगस्त का महीना है, उनको गलत चार्जेस के ऊपर गिरफ्तार किया गया। देशद्रोह का मुकदमा उन पर चलाया गया और उनको लगभग 1 महीने के अंदर जो है इम्प्लीकेट करके उनको जेल भेजा गया। 1897 में जब वो बाहर आए, और उस समय क्या होता था, हर दूसरे तीसरे साल जो है एक सूखा पड़ता था, एपिडेमिक्स होते थे जिसमें कई लोग जो हैं गुजर जाते थे। तो 1897 में जब वो वापस आए 2 साल जेल में रहने के बाद, तो कुछ परिवार के सदस्य खो बैठे थे। जो लोग उनसे मिलने आए उनके गांव से, उन्होंने एक तरह से उनको बताया कि अब वायलेंट रेवोल्यूशन जो है, हिंसात्मक एक रेवोल्यूशन एक ही तरीका है अंग्रेजों से लड़ने का। 2 साल उन्होंने तैयारी की। तो आप जो उनके जीवन के हर साल, हर वर्ष में आप देखें तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अब ये बताइए कि ये पुस्तक जो है अमरलिस और मंजुल पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है। आप तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। इसके बाद जो द ग्रेट ट्राइबल वॉरियर्स ऑफ भारत जो पुस्तक है, इसमें नायकों का चयन कैसे किया कि ये 17 लोग हैं हमें जिनकी नॉर्थ ईस्ट से भी, मतलब एक तो सबसे पहले हम चाहते थे कि देश के हर क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि शहर में बैठ के बहुत सारी गलत धारणाएं हैं जनजातियों के बारे में। हमें लगता है कि जनजातीय जो आबादी हमारी वो 2-3 राज्यों तक सीमित है, ऐसा नहीं है। तो एक तो हमें उसको पूरी तरह से रिप्रेजेंटेशन जो है वो पूरे देश से लेना था, और ये बड़े संयोग की बात है और एक इत्तेफाक भी है। मुझे लगता है कि इस पर अगर अधिक रिसर्च हो तो कोई थियरी भी निकलेगी कि 19th सेंचुरी की शुरुआत तक ये आंदोलन लगभग देश के सभी क्षेत्र में, जबकि उस समय ना तो कम्युनिकेशन का कोई साधन था, ना लोग एक दूसरे, मतलब झारखंड के क्षेत्र से या जो उस समय बंगाल प्रोविंस का हिस्सा था वहाँ से केरल जा सकते थे, आवाजाही भी बहुत मुश्किल थी। लेकिन बहुत सारे आंदोलन, मेघालय में यू तिरोत सिंह का एक आंदोलन उस समय शुरू हुआ था 1826-27 के लगभग। वहीं जो मौजूदा झारखंड है, जो उस वक्त बंगाल प्रोविंस का हिस्सा है, हर 10 साल में एक नए सिरे से एक नया आंदोलन आरंभ होता था। उसमें चाईबासा के क्षेत्र में कोल रेवोल्यूशन था, संथाल रेवोल्यूशन आया, फिर वो सिद्धो कान्हो का रेवोल्यूशन आया जिस पर ये पूरी पुस्तक है। इनफैक्ट तो मैं आपको बताऊं, 2 कारण जो थे मेन होते थे। अंग्रेजों का जो कंट्रोल होता था जनजातीय क्षेत्रों में, वो बाकी क्षेत्रों से बहुत अलग होता था। कैसे थोड़ा बहुत विस्तार से सारे जो उनके ऑफिसर थे वो निजी तौर पर वहां रहना पसंद नहीं करते थे। बहुत सारी समस्याएं होती थी, तो वो आउटसोर्स करते थे, अपने अपने प्रशासन को एक तरह से आउटसोर्स करते थे। एक तरफ जमींदार थे, जमींदार के साथ मनी लेंडर्स थे जो कर्जा देते थे, उधार देते थे जो गरीबों को। तो एक तरफ आर्थिक प्रताड़ना होती थी। 1850 के लगभग अंग्रेजों को लगा कि आर्थिक प्रताड़ना जो है वो पर्याप्त नहीं है, तो सांस्कृतिक प्रताड़ना के लिए वो कन्वर्शन पर काम करना शुरू किया उन्होंने। तो जर्मन मिशनरी को धीरे धीरे वो झारखंड के क्षेत्र में, बंगाल प्रोविंस के क्षेत्र में बसाना शुरू किया। उसके बाद टारगेट्स उनको दिए गए कि हर साल आपको ये 1000 परिवार को कन्वर्ट करना है। तो आप अगर देखें ये सारे जो 17 किरदार हैं, अगर 1850 के पहले के हैं तो उन पर आर्थिक प्रताड़ना की जा रही थी मनी लेंडर्स या जमींदार के द्वारा, और 1850 के बाद के हैं तो आर्थिक प्रताड़ना के साथ साथ वो कन्वर्जन का एंगल भी व्याप्त हो जाता है।
तो ये कॉमन थ्रेड है ये सभी 17 लोगों में, उसमें 4 नॉर्थ ईस्ट से भी हैं। रानी गेडिनलिऊ जो हैं, जो वर्तमान नागालैंड से हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था वहाँ की जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको बरकरार रखने में। हेलेन लेप्चा मौजूदा दार्जिलिंग के क्षेत्र से हैं, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस को पनाह दी थी एक समय। तो तिलका मांझी, थलक्कल चंथू, मैं चाहूँगा कि ये 17 नायकों के बारे में कम से कम इतना ज़रूर बता दें कि ये लोग किस क्षेत्र को जी, अगुवाई करते हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो पुस्तकें खरीद कर पढ़ें और खुद से जानें। लेकिन कम से कम इतना जान सकें कि पूरे भारत की जब बात हो रही है कि भारत के महान जनजातीय शूरवीर, तो आखिर वे किन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे। हिंदी में भी यह पुस्तक उपलब्ध है, रूपा ने छापा है। तो इन 17 के मैं नाम आपको बताता हूँ, आप भी इस पर अपनी ओर से अध्ययन करिए और पढ़िए, और इतिहास के कोई इतिहासकार के द्वारा लिखी गई किताब है तो उसको भी पढ़िए, क्योंकि मैं एक दोबारा कहना चाहूँगा, मैं एक स्टोरी टेलर के तौर पर मैंने लिखा है अपने सहलेखकों के द्वारा, लेकिन इस पर और रिसर्च की आवश्यकता है जो आपको एक इतिहासकार दे सकता है। तिलका मांझी 1750 से 1785 तक। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इन सब का जीवन लगभग 35-40 साल के अंदर समाप्त हो जाता था। या तो इन्हें मार दिया जाता था, या उस समय बहुत सारे एपिडेमिक्स होते थे, तो कहीं न कहीं जब वो छुपे होते थे, तो कोई ना कोई बीमारी के शिकार हो जाते थे। तिलका मांझी 1750 से 1785 ये मौजूदा भागलपुर के क्षेत्र में सक्रिय थे। थलक्कल चंटू 1780 से लेकर 1805, मात्र 25 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था। ये केरल के क्षेत्र में सक्रिय थे। बुद्धू भगत 1792 से 1832, 40 वर्ष, ये मौजूदा झारखंड के क्षेत्र में, जो उस वक्त बंगाल प्रोविंस का हिस्सा था। यू तिरोत सिंह, जिनके बारे में अभी मैंने कहा, 1800 से लेकर 1833, मात्र 33 वर्ष, ये मौजूदा मेघालय के क्षेत्र में ये सक्रिय रहे हैं। सिद्धो कान्हो चांद भैरव, ये 1855-56 में इनका आंदोलन हुआ था, लेकिन इनका जन्म कब हुआ था इसके बारे में इंफॉर्मेशन का अभाव है। माना जाता है कि सिद्धो लगभग 39-40 वर्ष के थे जब 1855 में उन्होंने इस मुहिम को अंजाम दिया था। बाबूराव शेडमाके 1833 से लेकर 1858, मात्र 25 वर्ष, ये मौजूदा विदर्भ के क्षेत्र में और तेलंगाना के कुछ मौजूदा 2-1 डिस्ट्रिक्ट्स में सक्रिय थे। रामजी गोंड, ये लगभग उसी क्षेत्र में सक्रिय थे। तांत्या भील, जो मौजूदा मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, इनको एक डकैत माना जाता था, लेकिन इनका काम होता था, इनकी सोच ये थी कि अंग्रेजों को लूट कर अगर मैं गरीबों में और ट्राइबल्स में उन रिसोर्सेज को वितरित करूं, बांटूं, तो मैं एक तरह से, जिसको अंग्रेजी में कहूं, फाइनेंशियल रीडिस्ट्रीब्यूशन में काम कर रहा हूं और अंग्रेजी हुकूमत को कमज़ोर कर रहा हूं। ये उनकी सोच थी। गुरु गोबिंद गिरी गुजरात के क्षेत्र में 1858 से लेकर 1931, इनकी आयु अधिक थी, ये लगभग जो है 73 ईयर्स जिए थे। जतरा ओरांव, जो मौजूदा झारखंड में चाईबासा के क्षेत्र में ज़्यादा सक्रिय थे, 1894 से 1916, 22 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। अल्लूरी सीताराम राजू 1897 से लेकर 1924, 27 वर्ष। अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में मैं ये स्पष्ट करूं कि ये एक राजपूत थे, पैदाइश राजपूत थे, लेकिन इन्होंने ट्राइबल्स के लिए लड़ाई लड़ी, तो इनको जो है एक तरह से ट्राइबल हीरो के रूप में माना जाता है। ये मौजूदा आंध्र प्रदेश के इलाके में सक्रिय थे। लक्ष्मण नायक 1899 से 1943, 44 वर्ष, ये मौजूदा उड़ीसा के क्षेत्र में सक्रिय थे। कुमारम भीम 1900 से लेकर 1940, ये भी मौजूदा जो है विदर्भ और तेलंगाना के कुछ क्षेत्र में सक्रिय थे। हेलेन लेप्चा, ये दार्जिलिंग में रहती थी, और इनकी खासियत, इनका जो एक बड़ा काम इन्होंने किया था, सुभाष चंद्र बोस जब वो
छुपे थे, भाग रहे थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ एक अपनी आईएनए की फॉर्मेशन में कई बार वो एब्सकॉन्डिंग होते थे। तो इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को पनाह दी थी अपने घर पर दार्जिलिंग में। जयपाल मुंडा 1903 से 1970, ये जयपाल मुंडा जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एकमात्र आदिवासी नेता थे। कई इनके स्पीचेस हैं जिसमें इन्होंने प्रोहिबिशन के खिलाफ कहा है। कई ऐसे स्पीचेस हैं, अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिकॉर्ड्स को देखें, जहां इन्होंने आदिवासी क्षेत्र में डेमोक्रेसी का जो महत्व है सैकड़ों वर्ष पुराना, उसके बारे में कहा है। जयपाल मुंडा हॉकी प्लेयर भी थे, तो इन्होंने भारत को जो है 1928 वर्ल्ड कप में भी रिप्रेजेंट किया है। वाह, क्या बात। और इनके बारे में बताया जाता है कि जब ये 9-10 वर्ष के थे तो जहाँ ये पढ़ते थे वहाँ एक पादरी को लगा कि इतना ब्राइट है कि इनको विशेष तौर पर लंदन भेजा गया था छोटे उम्र में पढ़ने के लिए। वहाँ पर इनकी रुचि हॉकी में जागी। उसके बाद इन्होंने अफ्रीका में भी काम किया और उसके बाद ये भारत आए आज़ादी के आंदोलन में शामिल होने के लिए। रानी गैडिनल्यू, जिनके बारे में अभी उल्लेख किया था मैंने, ये नागालैंड के क्षेत्र में सक्रिय थी। ये 1993 तक जीवित भी थी, 1915 से लेकर। दशरीबेन चौधरी 1918 से लेकर 2013, ये लगभग 95 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई 2013 में। ये पूरी तरह से, ये ट्राइबल वॉरियर्स तो हमने इस लिस्ट को नाम दिया है, लेकिन इनका जो है कंट्रीब्यूशन बिल्कुल अलग लेवल का था। ये पूरी तरह से गांधी जी के विचारों को फॉलो करते थे और कहा जाता है कि गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा को काफ़ी हद तक इन्होंने मतलब महत्वपूर्ण विषयों पर एडुकेट करने का काम किया था। पुटलिमान्य देवी जो 1920 से लेकर 1984 तक सक्रिय थी। तो ये 17 नाम हैं इसमें, लेकिन 17 मतलब ये हमारा एक प्रयास था कि एक रिप्रेजेंटेशनल, बहुत से ऐसे नाम हैं जो जिनसे अभी भी मेरे ख्याल से देश परिचित नहीं हुआ है। उसके बाद ये नई किताब आपकी संथाल हुल, जो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जिसको आप बताते हैं, सिद्धू कान्हू पे, क्या वजह है ये कि आप ये कह रहे हैं कि ये पहला स्वतंत्रता संग्राम था 1857 से पहले, चूंकि 55 में हुआ था, सिर्फ इसलिए? देखिए, जो इसका दायरा था, जब मैं दायरे की बात कर रहा हूँ तो ज्योग्राफिकल भी, और प्लस जितने लोग इसमें शामिल हुए थे, ये मौजूदा भागलपुर के क्षेत्र से लेकर, इसका एक थोड़ा सा मैं इतिहास आपको बताऊं। बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच। सिराजुद्दौला की हार हुई थी। उसके बाद जो है अंग्रेज अपनी पकड़ जो है प्रशासन पे मजबूत करना शुरू कर दिए थे। 1793 में एक इन्होंने लेजिस्लेशन लाया जिसमें कि जो रेवेन्यू टारगेट्स थे सारे ज़मींदार को, वो अचानक बहुत बढ़ा दिए गए थे। तो जैसा मैंने आपको पहले कहा था, आर्थिक प्रताड़ना में क्या होता था कि अचानक जैसे ज़मींदार के ऊपर टारगेट्स, रेवेन्यू टारगेट्स बढ़ाए गए हैं, वैसे ही उसकी प्रताड़ना नीचे शुरू होती थी। तो बहुत सारे जो मालिकाना अधिकार, अगर कोई आदिवासी एक ज़मीन, उसकी ज़मीन पर उसका मालिकाना अधिकार हो भी, तो उससे उसको वंचित किया जाता था। रातों रात उसके टारगेट्स बढ़ा दिए जाते थे और उसको सारे अधिकार से वंचित कर दिए जाते थे। तो ऐसे में लगभग 1832 के आसपास मौजूदा झारखंड में एक क्षेत्र है राजमहल, राजमहल हिल्स, वो दामिनी को, एक विशेष जंगल का क्षेत्र है दामिनी को। वहां पे भागलपुर के क्षेत्र से संथालों को लाकर बसाया गया, क्योंकि संथाल जो है वो ज़मीन क्लियर करने में, जो है ज़मीन काटने में या उस जो जंगल हटाने में उनकी महारत थी, मेहनती बहुत होते थे। संथाल को, इस एरिया में एक और ट्राइब रहती थी जिसको पहाड़िया कहते हैं। तो जब संथाल यहाँ बसना शुरू किए
उनको लगा कि ये जो जो टोपोग्राफी है उस रीजन की, उनको बिल्कुल वो घर ऐसा लगा कि वो अपना घर है। वो मतलब उनके जो हैं उनकी आकांक्षाएँ बढ़ी, उनको लगा कि हम हमेशा यहीं हँसी-खुशी रहेंगे। लेकिन अंग्रेज़ जो थे उनके टारगेट्स एक बार फिर से बढ़ने शुरू हुए, और साथ ही जो थे बगल के क्षेत्र में, मतलब जो बंगाल, बहुत सारे नॉन ट्राइबल्स जो हैं मनी लेंडर्स वहाँ पर आना शुरू किए। तो कई बार ऐसा होता था कि अगर थोड़े पैसे कर्ज़ के तौर पे जब इनको पैसे दिए जाते थे मनी लेंडर्स के द्वारा, 1 महीने के लिए जो है वो 30-30, 40% इंटरेस्ट वसूलना शुरू कर देते थे मनी लेंडर्स। तो ऐसे में एक प्रताड़ना उस लेवल की पहुंच गई थी कि एक परिवार जिसकी हम बात कर रहे हैं, सिद्धो कान्हू, और एक खासियत ये भी है कि ये सारे शादीशुदा थे, 4 भाई 2 बहनें। सिद्धो कान्हू चांद भैरव भाई थे और 2 बहनें थीं, फूलो जानो। सब अपने अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन इनको लगा कि हमारे समुदाय के लिए अगर हम अभी कुछ नहीं करते हैं, एक आंदोलन नहीं करते हैं, तो आगे कुछ नहीं हो सकता। तो कहा जाता है कि सिद्धो, जो उस वक़्त लगभग 39-40 वर्ष के थे, उनको एक स्वप्न आना शुरू हुआ, जिसमें एक मोरंग बुरु नाम के जो उनके देवता हैं, अ, वो प्रकट होना शुरू हुए, और वो उनको उपदेश दे रहे थे कि आपको कुछ करना है। लेकिन वो क्लैरिटी नहीं थी कि वो एग्ज़ैक्टली क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब 2-3 बार ऐसे सपने आए, तो कहीं न कहीं इन्होंने एक मन बनाया कि एक संदेश वो देना चाह रहे हैं, और जो मौजूदा परिस्थिति है उससे लड़ने की। और 2-3 महीने के अंदर एक उसको आप कह सकते हैं कम एक एक जिसको सहयोगात्मक तरीके से, क्योंकि ये कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइज़ेशन तो था नहीं इनका। एक कम्युनिटी बेस्ड एक आंदोलन इन्होंने 2 महीने के अंदर खड़ा किया। अच्छा, धीरे-धीरे इसमें 50,000 लोग शामिल हुए, जिसमें नॉन संथाल भी थे, और 10,000 लोग मारे गए। और जो एक और बड़ी विचित्र बात है, अगर आप देखें, ये युद्ध 30 जून को शुरू हुआ था 1855 में। अलग-अलग फेजेज़ में ये चल रहे थे। जैसे पहला जो है वो 12-13 अगस्त तक जो है सिद्धो की हत्या हो चुकी थी। तो कुछ समय के लिए फिर से वो ढल गया। अब जैसे-जैसे बात फैली दूसरे क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्र के लोग जो हैं वो आंदोलित हो गए। आंदोलित हो उठे। ठीक उसी तरह तो कम से कम 4-5 ऐसे फेजेज़ आए हैं जब ये आंदोलन तूल पकड़ रहा था, फिर ये अंग्रेज इसको दबाने में कामयाब हो रहे थे। अच्छा, एक और बड़ी विचित्र बात ये है कि जब संथालों ने आंदोलन आरंभ किया था, तो उनकी जो प्राइमरी फाइट थी, वो केवल मनी लेंडर्स के खिलाफ थी और जमींदार के खिलाफ थी। अंग्रेजों से उनका जो डायरेक्ट दीदार बहुत कम होता था, और साथ ही अंग्रेज भी उनके बारे में बहुत कम जानते थे। कुछ एक ऑफिसर को छोड़कर उनको ये अंदाजा नहीं था कि इतने बड़े पैमाने का युद्ध लड़ा जा सकता है। तो ये दोनों के लिए एक एक्सपेरिमेंटल लड़ाई थी। हाँ, लेकिन ये लगभग 8-9 महीने तक चली, जिसमें 50,000 लोग शामिल हुए, 10,000 लोग मरे। और ये भी कहा जाता है कि जो बहुत सारे जो ब्रिटिश के अफ़सर इसको जिनका जिनका इस्तेमाल किया गया इस युद्ध को अंततः कुचलने में, वो 1857 में मारे गए। तो उनके साथ जो सारे रिकॉर्ड्स थे, वो भी चले गए, ओह! और कई दशकों तक जो प्रारंभिक जानकारी थी उसका अभाव था। अच्छा, एक और विचित्र बात यह है कि ये सारे आंदोलन जब ये लड़े जा रहे थे, तो शायद इसकी व्यापकता के बारे में, इसके प्रभाव के बारे में किसी ने नहीं सोचा था। इनके प्रभाव के बारे में तब सोचा गया जब जब जैसे मैं बिरसा मुंडा के बारे में आपको बताऊं, 1900 में उनकी मृत्यु हो गई थी। 1908 में एक मेजर लैंड रिफॉर्म आया, छोटा नागपुर लैंड टेनेंसी एक्ट, जिसमें पहली बार जो है आदिवासियों को कुछ मालिकाना हक दिया गया, कुछ एक तरह से उनके फेवर में आए। उस एक्ट को लाने में कौन व्यक्ति सबसे ज़्यादा सक्रिय था? फादर हॉफमैन, जिनके खिलाफ 1899 का पूरा रेवोल्यूशन आंदोलन शुरू किया गया था। तो कहीं न कहीं अंग्रेज़ों को भी समय के साथ ये एहसास होना शुरू हुआ कि अगर हम इनको अपने अधिकार नहीं देंगे तो आगे कई ऐसे आंदोलन होंगे। ठीक इसी प्रकार 1855 के आंदोलन और युद्ध के उपरांत
1856 में एक संथाल परगनाज़ एक्ट आया था, जिसमें कि संथाल परगना को एक विशेष ज़िले का दर्जा दिया गया और उसमें छोटे-छोटे ब्लॉक बनाए गए, दुमका आज भी है। तो ये इसका इम्पैक्ट रहा है, सिद्धू कान्हू का एक भव्य इम्पैक्ट रहा है, लेकिन चूँकि जैसा मैंने कहा कि यह किताब हिंदी में कब आ रही है? बहुत जल्द, बहुत जल्द। और एक सवाल और है कि आप हिंदी क्षेत्र के हैं, किताबें अंग्रेजी में ही क्यों लिखते हैं और पहले अंग्रेजी में आती हैं और फिर हिंदी में आती हैं? क्या इसका केवल कॉमर्शियल एस्पेक्ट है? जैसा आपने अपनी बातचीत में कहा कि आर्थिक आधार और सांस्कृतिक, तो मेरा सवाल दोनों से जुड़ा हुआ है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि आप हिंदी में किताब लिख के अंग्रेजी में लाएँ, आप अंग्रेजी में किताब लिख के हिंदी में लाते हैं। देखिए, बात सुविधा की होती है। जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा थी, वो एक ऐसे स्कूल में थी, जो उस क्षेत्र में जहाँ की मतलब ज़ोर देके कहा जाता था कि आपकी अंग्रेज़ी जो है, वो बेस्ट होनी चाहिए बाकी जगहों से। तो इसलिए शायद जो है वो एक नेचुरल इंग्लिश में लिखने का एक अंदाज़ वहाँ से शुरू हो गया था। तो अभी 15 अगस्त को शायद आप बिरसा मुंडा जी के गाँव में जी। इस पुस्तक का विमोचन, लोकार्पण या इस पर कुछ चर्चा हो रही है। अ, अगले प्रोजेक्ट क्या हैं आपके राजनीति और लेखन दोनों क्षेत्रों में? पहले मैं 15 अगस्त वाले इवेंट के बारे में बता दूँ। देखिए, काफ़ी दिन से पिछले साल भी मन में था मेरा कि मैं बिरसा मुंडा के गाँव में एक बार जाऊँ, क्योंकि अ, उनका कई गाँवों से अभी वास्ता रहा है। अभी कितना बड़ा गाँव है? क्योंकि जो बहुत छोटा किताब गाँव में है, बहुत आपने छोटा लिखा है गाँव। उसमें तो कुछ एक घर अभी थे। अभी भी बहुत छोटा गाँव है और अभी भी मतलब उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। पिछली बार मैं प्रभा खेतान फाउंडेशन के एक इवेंट के लिए रांची गया था, तो मैं जब जाना भी चाह रहा था, तो मतलब जो कैब ड्राइवर थे वो भी बड़े कॉन्फिडेंट नहीं थे कि अब छोड़िए वहाँ मत जाइए। तो इस बार क्या विशेष तौर मतलब पर उसका भौगोलिक रूप नहीं, से वो दूर है 60 या? एक तो 63, तो वो चाईबासा एक रोड जाती है रांची से जमशेदपुर की ओर और एक रोड जाती है चाईबासा की ओर। तो उस चाईबासा वाले रोड में कहीं बीच में आपको एक अलग रास्ता लेना पड़ता है। आज भी उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं है उस गाँव की। तो सरकार उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है कि ये कितने महान अ, ये सरकार ने ध्यान दिया है, कुछ चीज़ें जो हैं जैसा मैंने कहा कि मेरे ख़्याल से केवल उस गाँव को छोड़कर अगर एक बड़े पैमाने पर झारखंड अस्मिता की बात करें और उस अस्मिता के दायरे में, उस पूरे मतलब ना केवल वो गाँव बल्कि तमाम ऐसे जगह हैं जैसे बिरसा मुंडा कई गाँवों से उनका वास्ता रहा है, क्योंकि उनकी जो उनका परिवार जो था, हर 6 महीने में इनको बेघर कर दिया जाता था। काम खत्म होता था, उसके बाद जो है इनको उनके उनके पास नौकरी नहीं होती थी, तो ये दूर चले जाते थे। फिर कई वर्ष उन्होंने अपने मौसी के साथ बिताया, मौसी के घर में बिताया। तो न केवल उनका गाँव बट कई ऐसे जगह हैं, जैसे उनका जन्म हुआ था उलिहातू में, कई साल उन्होंने चलकट में बिताए। उसके बाद चंपा नाम का एक गाँव है जिसमें कुछ समय बिताया। तो ये सारा जो है जब तक एक बड़े स्तर पर बिरसा टूरिज्म कॉरिडोर की बात नहीं होगी, तब तक एक एक फ़ोकस्ड तौर पर मुझे नहीं लगता है कि एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है और उस दिशा में मुझे लगता है कि छोटी शुरुआत एक करने जा रहा हूँ। तो 15 अगस्त को एक और विचित्र बात ये है कि देखिए इनकी जो कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी को अपनी लेगेसी के बारे में बहुत कम पता है। तो एक देवरी मंदिर है रांची से 50 किलोमीटर दूर, धोनी जी की वजह से वो बहुत पॉपुलर हुआ है वो अ, तो वहाँ मैं गया था जब प्रभा कितान का फाउंडेशन का इवेंट हुआ था और वहाँ एक बगल में एक छोटा स्कूल था, आदिवासी बच्चे बच्चे वहाँ पर और ज़्यादातर मुंडा कम्युनिटी से ही थे। तो जब मैंने 2-3 पुस्तकें उस दिन छोड़ दी उनके लिए, पढ़ने के लिए, लेकिन जब मैं उनसे पूछना शुरू किया बिरसा मुंडा के जीवन के बारे में, तो वो सब सुने तो हैं, लेकिन उनके आंदोलन का, उनके जीवन का महत्व, उसके डिटेल्स से वो वाकिफ़ नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि विशेष तौर पर उनकी जो लेगेसी है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है उस समुदाय का, उसको बतलाने का एक बहुत अच्छा ज़रिया है। और 15 अगस्त बहुत स्पेशल है क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में उनका एक विशेष योगदान था, तो क्यों ना हम उनके वंशजों के साथ ही वो दिन बिताएँ। आगे जो है जैसा मैंने कहा नैरेटिव्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट की पे एक पुस्तक आ रही है, लेकिन उसके बारे में डिटेल में दोबारा चर्चा करेंगे फिर। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको, बहुत-बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए
और मैं चाहूँगा कि जिस तरह से आपने भारतीय जनजातियों के महानायकों पर किताबें लिखी हैं, कम से कम उन लोगों के स्वप्न के कुछ न कुछ करीब अकादमिक तौर पर आप पहुँचने की कोशिश जो कर रहे हैं, उसके लिए साधुवाद आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी। जैसा मैंने कहा था कि जिस ठहराव के साथ आप बात करते हैं अच्छा लगता है। ये न्यूज़ चैनल्स में जिस जोश के साथ या एक एक तरह से लड़ाई झगड़े से अलग इस शांत माहौल में एक अच्छा अनुभव रहा। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।